चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भविष्य को जानने की कई विधाएं होती हैं, कई तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका होता है सामुद्रिक शास्त्र का, जिसमें हम लक्षणों के आधार पर, व्यक्ति के भाव के आधार पर, उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर उसके भविष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। आज बात करेंगे शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बात करेंगे हाथों की अंगुलियों के बारे में और ये समझेंगे कि हाथों की अंगुलियों का आखिर क्या है ज्योतिष में हमारे जीवन में महत्व। चाल चक्र में आज बात होगी हाथों की अंगुलियों का ज्योतिषीय महत्व क्या है, कैसे हाथों की अंगुलियों को देखकर हम व्यक्ति के भविष्य के बारे में, किस्मत के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं और अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या है आज का शुभ पहर। तो सामुद्रिक शास्त्र का वो हिस्सा जिसमें हाथों की अंगुलियों के बारे में बताया गया है कि अंगुलियां कैसी होती हैं तो उसके परिणाम कैसे होते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र और आज ही पुनर्वसु के उपरांत पुष्य भी लग चुका है। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा की ये चाल ही बताएगी कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। देखिए, एक बात याद रखिए, सामुद्रिक शास्त्र का जो मामला होता है उसमें किसी ज्योतिषीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें किसी गणना की आवश्यकता भी नहीं होती है, उसमें एक पैनी निगाह की आवश्यकता होती है, उस नजर की आवश्यकता होती है जिस निगाह से, जिस नजर से आप व्यक्ति को ठीक तरीके से समझ पाएं, पहचान पाएं। उसकी शारीरिक संरचना क्या है, वो बात कैसे करता है, उसका मूवमेंट कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, इन तमाम चीजों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है या किन किन ग्रहों का कहां कहां पर प्रभाव है। अंगुलियां एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा पूरा जीवन संचालित होता है ना। ग्रिप पकड़ने की बात हो, इशारा करने की बात हो, यहां तक कि शादी की अंगूठी भी अंगुली में ही पहनाई जाती है, अंगूठी पहनाते हैं उसके लिए। तो अंगुलियों का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है, इसीलिए अंगुलियों की एक विशेष भूमिका को समझते हैं। बात सबसे पहले छोटी उंगली से करते हैं, इसको कनिष्ठिका कहते हैं। इसको बहुत सारे लोग आम बोलचाल की भाषा में कानी उंगली भी कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली। देखिए, हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका उंगली कहा जाता है, सबसे छोटी वाली उंगली को। ये उंगली क्या बताती है? ये बताती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और आपकी बुद्धि कैसी है। दो बातें। सबसे छोटी उंगली क्या बताएगी? एक तो बताएगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आपके ब्रेन का लेवल क्या है, आपकी बुद्धि का स्तर क्या है। ये उंगली जितनी ज्यादा लंबी होगी, कहते तो इसको छोटी उंगली है, लेकिन ये जितनी ज्यादा लंबी होगी ना, व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, उतना ही ज्यादा ब्रिलियंट होगा और उच्च पद प्राप्त करेगा। इस उंगली का लंबा होना व्यक्ति को ब्रिलियंट बनाता है, धनवान बनाता है और उच्च पद तक पहुंचने में सहायता करता है। अक्सर राजनीति के बड़े बड़े लोग, प्रशासन के बड़े बड़े लोगों की जो छोटी उंगली होती है ना, वो थोड़ी सी लंबी होती है, ज्यादा ऊपर तक होती है। ये उंगली अगर सामान्य से ज्यादा छोटी हो, बहुत छोटी हो, छोटी उंगली तो इसका नाम ही है, लेकिन नॉर्मल साइज से ज्यादा छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो ना, तो ऐसे लोगों को जीवन में काफी उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर ये छोटी उंगली थोड़ी छोटी है, नॉर्मल से ज्यादा छोटी है या टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव यकीनन झेलने पड़ेंगे, अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आएंगे।
और अगर ये उंगली टूटी हुई है, बड़ी ऊबड़ खाबड़ सी दिखाई देती है, या इस उंगली का कलर बड़ा खराब हो गया है, या उंगली अजीब सी दिखती है, छोटी उंगली पूरे हाथ में अजीब सी दिखाई दे रही है ना, अगर गड़बड़ है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका निर्णय सही नहीं होगा। इसलिए निर्णय के मामले में हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर छोटी उंगली बहुत छोटी है तो भी, अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो भी, या एक अजीब सी दिखाई देती है तो भी आपको ये समझना होगा कि आपका हो सकता है जो मरकरी है ना, जो बुध है, वो वीक हो। और अगर बुध वीक होगा तो हमेशा अपने निर्णयों पर ध्यान रखिए, कुंडली हो या ना हो, लेकिन अगर छोटी उंगली खराब है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो अपने डिसीजंस पर आपको ध्यान देना ही होगा। क्या करना चाहिए? छोटी उंगली को इंप्रूव करने के लिए ना एक पन्ना पहनना चाहिए। जिनकी छोटी उंगली खराब हो और जिसे पता चल रहा हो कि फाइनेंशियली और मेंटली बेहतर नहीं है, उन्हें सलाह लेकर एक पन्ना पहनना चाहिए। इसको पहनने से जो छोटी उंगली का पैमाना है धन का, बुद्धि का ना, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो छोटी उंगली की बात कर ली, अब उसके ठीक बगल वाली उंगली, इसको अनामिका उंगली कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उंगली, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कौन सी होती है अनामिका उंगली। अगर देखिए तो ये वही उंगली है जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि अनामिका उंगली में अंगूठी पहनाई गई है, तो ये वो उंगली है जिसमें आमतौर पर सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, राइट हो या लेफ्ट हो, इसीलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। अब ये उंगली इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सगाई की अंगूठी क्यों पहनाते हैं? ऐसा मानते हैं ना कि इस उंगली से व्यक्ति की भावनाएं देखी जाती हैं, इमोशन देखा जाता है। व्यक्ति कितना इमोशनल है, कितना भावनात्मक है ना, कितना भावुक है, कितना उसके मन में सॉफ्टनेस है, ये देखा जाता है। इसीलिए इसमें सगाई की अंगूठी पहनाते हैं, ताकि इमोशनली अटैचमेंट हो जाए ना, भावनात्मक अटैचमेंट हो जाए। इसीलिए सगाई की अंगूठी इस उंगली में पहनाते हैं, क्योंकि यहां से व्यक्ति की भावनाएं देखी जाती हैं, भावनाएं संभावनाएं दोनों। उसका स्वास्थ्य देखा जाता है, उसका नाम यश देखा जाता है, कि उसके अंदर भावनाएं कितनी हैं और आगे बढ़ने की संभावनाएं कितनी हैं, नाम यश कितना है भाई उसके पास। अगर ये उंगली बहुत लंबी है ना, तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होगा, बहुत गुस्सैल होगा। नॉर्मल लंबी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत क्रोधी होगा, बहुत दुस्साहसी हो जाएगा अगर ये उंगली बहुत लंबी हो गई। ज्यादा लंबी हो गई तो ऐसे लोग दुस्साहस में गाड़ी चलाएंगे 150 पे, जाके दीवार से भिड़ जाएंगे, आग में कूद जाएंगे। तो इस उंगली का ज्यादा लंबा होना ना व्यक्ति को बड़ा क्रोधी, बड़ा दुस्साहसी बना देता है। और ये उंगली मध्यम आकार की हो तो बड़ा अच्छा होता है, बहुत लंबी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं। अगर ये उंगली तर्जनी उंगली से लंबी हो, पहली उंगली जो है इंडेक्स फिंगर है ना, इससे अगर ये उंगली लंबी हो गई, तर्जनी उंगली छोटी हो, थोड़ी सी छोटी हो, और ये अनामिका उंगली से लंबी हो, तो क्या होता है, ऐसे लोगों को जीवन में खूब नाम यश मिलता है। यानी पहली उंगली और तीसरी उंगली में अगर तीसरी उंगली थोड़ी भी बड़ी हो गई और पहली उंगली थोड़ी सी छोटी हो गई, तो यक्का यकीन मान लीजिए, पक्का समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अद्भुत नाम और यश मिलेगा। लेकिन मान लिया कि उंगली बहुत लंबी हो गई है, उंगली खराब है, उंगली गड़बड़ है, बहुत छोटी हो गई है, उंगली गड़बड़ है, तो क्या करेंगे? समझ लीजिए कि सूर्य का जो इंपैक्ट है, सूर्य का जो प्रभाव है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है आपके ऊपर। तो नाम यश पाने में दिक्कत होगी, भावनात्मक समस्या होगी, और जीवन में आगे बढ़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे, और सूर्य को जल चढ़ाने के अलावा इस उंगली में कोई ना कोई अंगूठी जरूर पहन लीजिए। कुछ नहीं मिलता है, सोने या चांदी का छल्ला पहन लीजिए। ऐसा करने से अगर इस उंगली के अंदर कोई निगेटिविटी है ना, तो वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी। मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर, अमूमन हाथ के बीचों बीच की सबसे बड़ी जो उंगली है ना, वो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है। ये हाथ के बीचों बीच में होती है और सबसे बड़ी होती है, बिगेस्ट फिंगर। आप देख रहे होंगे तारे के तीर के निशान से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर। हाथ के बीचों बीच की उंगली मध्यमा होती है और अमूमन सारी अंगुलियों में सबसे बड़ी भी होती है। इस उंगली से हम क्या देखते हैं? व्यक्ति का करियर कैसा है ना, कार्य करने की क्षमता कैसी है, वो कार्य कैसा करेगा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी होगी, अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा, रोजगार कैसा होगा, ये देखेंगे। और साथ ही साथ करियर भी देखेंगे, उसका रोजगार कैसा है, उसका करियर कैसा है, वो काम में कितना मेहनत करता है, लापरवाह तो नहीं है, काम में चोरी तो नहीं करता। ये तमाम बातें हम देखेंगे मिडिल फिंगर से, बीच वाली उंगली से, कि काम कैसा है और काम का स्टाइल कैसा है, काम के प्रति कमिटमेंट कितना है। ये उंगली जितनी लंबी होगी, जितनी सीधी होगी, उतनी ही तेजी से व्यक्ति करियर में उन्नति करेगा।
ये उंगली बहुत लंबी हो, अमूमन लोगों के हाथ में लंबी होती है, तो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई और थोड़ी मजबूत हो गई तो व्यक्ति करियर में खूब उन्नति करेगा, खूब आगे जाएगा। लेकिन अगर ये उंगली सीधी ना हो के टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। और अगर ये अनामिका से छोटी हो गई, यानी बगल वाली जो रिंग फिंगर थी ना, अगर इससे छोटी हो गई तो भगवान ही मालिक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना, शाम तक 10 रुपए मिल जाए तो आटा आए और खाना बने, ऐसा भी हो जाता है। यानी अगर ये उंगली बीच वाली छोटी हो जाए बगल वाली उंगलियों से तो फिर बहुत दिक्कत होती है जीवन में। रोजगार के लिए, खाने पीने की चीजें भी नहीं जुटा पाता आदमी, एक एक बूंद पानी के लिए कभी कभी तरस जाते हैं, बड़ा मुश्किल पैदा करता है ये। बीच वाली उंगली पे अगर तिल हो तो ऐसे लोगों को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। शनि की उंगली है ना, ये मिडिल फिंगर है, सैटर्न का प्रभाव है यहाँ पर संघर्ष है, यहाँ पर एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, काम है ना यहाँ। तो यहाँ जब काला तिल हो जाएगा या तिल होगा तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, खासतौर से एक्सीडेंटल प्रॉब्लम। अगर ये उंगली छोटी है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, इस उंगली पे तिल हो गया है या ये उंगली खराब दिखाई देती है तो एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें। एक लोहे का छल्ला ले आएं, सरसों के तेल से धो लें, गंगा जल से धो लें, शनिवार की शाम को मिडिल फिंगर में जरूर पहन लें। ऐसा करने से कम जीवन का संघर्ष घटेगा, रोजगार की मुश्किलें दूर होंगी भाई, ये मुश्किलें ठीक हो जाएंगी आपकी। अगर आप मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहन लें, जीवन का जो संघर्ष का पार्ट है ना वो बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी उंगली की, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। अब आप सोच रहे होंगे आखिरी उंगली क्यों कह रहे हैं, एक ये भी तो है। ये उंगली नहीं है भैया, ये अंगूठा है। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसको थंब फिंगर नहीं कहते हैं, थंब कहते हैं ना। तो ये अंगूठा है, ये उंगली नहीं है। इसीलिए कोई पूछे कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं दोनों हाथों में, तो लोग कहेंगे 20, 10। अरे भैया 10 उंगली नहीं है, 8 उंगली है। उंगली केवल 8 ही है, 2 तो अंगूठे हैं ना। इसीलिए अंतिम उंगली की बात करेंगे जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली कहाँ होती है? अंगूठे के ठीक बगल वाली जो उंगली है वो तर्जनी उंगली है। अंगूठे के ठीक बगल वाली जो उंगली है ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पॉइंटिंग फिंगर भी कहते हैं इसको। इस पॉइंटिंग फिंगर को ही हम तर्जनी उंगली कहते हैं। इस पॉइंटिंग फिंगर का इस्तेमाल बहुत सारा होता है। क्या देखते हैं इस उंगली से? इस उंगली से देखते हैं व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कितना है, स्पिरिचुअली कितना अच्छा है ना, धार्मिक कितना है, आध्यात्मिक कितना है, आत्मा कैसी है, उसका मन कैसा है, नेतृत्व करने की क्षमता कितनी है, लीडर है या नहीं है, लीड करेगा या नहीं करेगा, उसका डेवलपमेंट भी देखेंगे। उसके नेतृत्व करने की क्षमता, उसका डेवलपमेंट, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी धार्मिकता, ये सब हम तर्जनी उंगली से देखेंगे। अगर ये उंगली लंबी है, सीधी है, लंबी है, सीधी है, तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है, खूब राइज करता है। लेकिन अगर ये उंगली तीसरी उंगली के बराबर हो गई, जो रिंग फिंगर है ना, अगर इसके बराबर हो जाए, एकदम इक्वल हो जाए, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली और तीसरी उंगली अगर एक बराबर हो गई, तो ऐसे लोग बड़े भारी फ्रॉड होते हैं, बड़े भारी धूर्त और चालाक होते हैं। ऐसे लोग, कहना नहीं चाहिए, अपने 10 रुपए के लाभ के लिए दूसरे को बेच देते हैं। भयंकर धूर्त, भयंकर चालाक, महान सेल्फिश होते हैं ना। तर्जनी उंगली में अगर आप स्वर्ण धारण करें, इंडेक्स फिंगर में गोल्ड पहनना चाहिए। आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में गोल्ड जरूर पहनिए। और अगर गोल्ड नहीं खरीद पाते तो ऐसी दशा में पीतल का छल्ला पहन लीजिए। सोना या पीतल अगर तर्जनी में पहनते हैं ना, तो जो इंटरनल मन है, जो आंतरिक मन है, जहां से हमारा मन शुद्ध होता है, हमें सही गलत का फर्क बताता है, वो शुद्ध हो जाता है और हम इंप्रूव कर जाते हैं। जीवन में जो आकस्मिक उन्नति है, जो बिना किसी प्रयास के डेवलपमेंट है, वो भी हमें मिलता है अगर हम इंडेक्स फिंगर में सोना या पीतल पहनते हैं तो। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पंकज, उनसे बात करते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी बताइए। नमस्कार जी, मैं अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 13/10/1976। 13/10/1976। समय बताइए। रात के 2:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? यूपी के शाहजहांपुर। ये बताओ कि ये 13 की रात है 2:30 बजे या 12 की रात है 2:30 बजे? जी 13 की रात। अंग्रेजी में 14 हो जाएगी ना 12 बजे के बाद? हाँ। ठीक है, पूछिए क्या प्रश्न है। ये 21/6/2006 को शादी हुई थी इनकी। तब उसके बाद से मतलब इनकी शादी का 1 साल 1.5 साल सही रहा।
उसके बाद से जो है इनका मतलब सही नहीं चल रहेगा। अभी कहाँ पे है? मायके में है अपने? अभी तो मतलब 5-6 साल तक तो मैके नहीं थे, अब जो गई अपने ससुराल। अच्छा, तो आप जानना क्या चाहते हैं? जी मतलब ससुराल पक्ष से जो है उनका मतलब जो मतलब ससुर और हस्बैंड की तरफ से सही नहीं है मतलब। देखो ऐसा है, जी जो शनि नामक प्लेनेट है, शनि नामक ग्रह है, वो अमूमन ससुराल का कारक होता है। ससुराल के साथ संबंध कैसे होंगे किसी महिला के या पुरुष के ना, उसके लिए शनि जिम्मेदार होता है, सैटर्न जिम्मेदार होता है। और जो बेसिक कुंडली बनती है काल पुरुष की, उसमें दशम भाव का स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों के साथ तालमेल कैसा होगा, उनके साथ रिलेशन कैसा होगा, इसके लिए शनि को हम जरूर देखेंगे। शनि यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि रात का जन्म है तो शनि की भूमिका जरूर यहाँ प्रोमिनेंट है, लेकिन शनि अच्छा नहीं है। तो शनि को बेहतर करके एक तो आने वाले वक्त को बेहतर करेंगे, इनकी सेहत को अच्छा करेंगे, और कम से कम जो बाकी का वैवाहिक जीवन है उसको भी अच्छा करेंगे। रात का जन्म होने से इतना तो जरूर हो गया कि इनको ताकत मिल गई शनि की, और ताकत की वजह से इतने दिनों बाद ही कम से कम जाके कुछ पैचअप जैसा हो पाया। क्या करेंगे? 2 काम करने को कहें। एक तो भगवान कृष्ण की उपासना करने से शनि बहुत जल्दी काउंटर होता है। एक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करने को इनको बोलिए। और अपनी बहन को बोल दीजिए, एक पीली हल्दी, गांठ वाली पीली हल्दी आती है ना, इसको पीले कपड़े में बांधकर या तो अपने दाहिने बाजू में बांध लें या पीले धागे में लपेट के अपने गले में पहन लें। 1-1.25 महीने में ये हल्दी खुद ब खुद गिर जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम अंगुलियों की बात कर रहे हैं। अंगुलियां जो है ना, वो आपके शरीर का स्विच बोर्ड हैं, रिमोट कंट्रोल हैं। आपके मन को सबसे अधिक जो चीज प्रभावित करती है ना, वो अंगुलियों के वाइब्रेशन है, अंगुलियों के स्पंदन हैं। इसीलिए जब कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ताली बजाते हैं ना, ताली बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, क्यों? क्योंकि अंगुलियों से स्पंदन, वाइब्रेशन जो है ना, वो बॉडी के अंदर जाता रहता है। एक दर्शक से बात करते हैं, नीतू जी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ मथुरा से। नीतू बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने पापा के बारे में और अपने बारे में पूछना था। पिताजी के बारे में पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पापा की तो पता नहीं, बट मेरे पता है। चलो आप अपनी बता दो। 18 दिसंबर 1987। 18 दिसंबर 1987। समय बताइए। समय ठीक से नहीं पता, बट इतना पता है रात को है। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? मथुरा। क्या प्रश्न है बहन जी, पूछिए। मेरा ये प्रश्न है कि मेरी शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी? और मेरे पापा का बिजनेस नहीं चल रहा है और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। देखो, आपने जन्म स्थान मुझे बहुत क्लियर नहीं बताया है ना, ऐसे आधार, हाँ जन्म स्थान मथुरा, जन्म का समय बहुत स्पष्ट नहीं बताया। अब ऐसे आधार पर हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न देखेंगे। सूर्य लग्न धनु लग्न है, चंद्र लग्न तुला लग्न है, यानी एक का स्वामी बृहस्पति, एक का स्वामी शुक्र, दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। लेकिन ये दोनों ही ग्रह विवाह के ग्रह होते हैं और अच्छे विवाह के ग्रह होते हैं, इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, शादी बड़ी अच्छी होगी। होगी कब? इस कुंडली के आधार पर विवाह अगले साल होगा। अगले साल फरवरी के बाद होने की संभावना बनती है। फरवरी 2017 के बाद मुझे लगता है जुलाई के पहले तक आपकी शादी हो जाने के इंडिकेशंस, गोचर कम से कम दिखा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा यह है कि आपके पिताजी के कारोबार को अगर हम देखें, सूर्य को समझें या सूर्य से दशमेश को समझना चाहें, तो ऐसी दशा में बुध बहुत प्रबल नहीं है, जो दिक्कत दे रहा है। तो आप एक तो अपने विवाह के लिए रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला के जल चढ़ाइए, ताकि विवाह आपका शीघ्र हो सके। और अपने पिताजी को आप कहें कि बुधवार का व्रत रखें और भगवान गणेश की उपासना करें। उससे मुझे लगता है कि आपके पिताजी की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होती हुई दिखाई देगी। चलिए अब जानते हैं कि चाल चक्र में आगे हम क्या खास बताने वाले हैं आपको। चाल चक्र में आगे बात होगी आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी की। ये जानेंगे कि आप अपने दिन को शुभ कैसे बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, और शुभ पहर के तमाम खास उपाय, तमाम महत्वपूर्ण चीजें भी आपको बताएंगे। उस उंगली के बारे में बताएंगे जो उंगली सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इतनी ताकतवर होती है कि बस आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन चलिए पहले डालते हैं आज के दिन के हाल पे नजर। बात सबसे पहले मेष राशि पर। मेष राशि, धन हानि के प्रबल योग बनते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, लापरवाही आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आज नया कार्य करने से बचें, यात्रा करने से बचें, चंद्रबल अच्छा नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप काम करने जाएं और सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ खराब हो जाए। शुभ रंग आज धानी होगा और भाग्य होगा 59%।
वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। संतान प्राप्ति की स्थिति बहुत बेहतर होगी। रोजगार में मनचाही सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होगी। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में लापरवाही आज नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए, कहीं पैसा फंस जाए ना, या पैसे को लेकर विवाद हो जाए, तो जरा ध्यान देंगे। दौड़ भाग कम करेंगे और थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें, क्योंकि आप खुद ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरों की सेवा सहायता भी नहीं कर पाएंगे। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 81%। कर्क राशि, जीवन की तमाम मुश्किलों को आप सूझबूझ के साथ, बुद्धिमानी के साथ आज सुलझा पाएंगे। धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है और आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 90%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने में आप सफल हो चुके हैं। चीजों को बेहतर कर पा रहे हैं। सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपकी संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ सेहत का भी ध्यान रखेंगे। अभी भी सेहत बहुत अच्छी नहीं है। अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाएं ना। अपनी ही बात सही है, इस बात पे कायम न रहें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं आप। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है, तैयार हो जाइए। घूमने फिरने जाएंगे, आज अच्छा समय बिताएंगे। दिन थोड़ा आनंद में बीतता हुआ दिखता है, तो आनंद मनाइए, खुश रहिए। शुभ रंग नीला है आज के लिए और भाग्य है आपके पास 77%। तुला राशि लिब्रा, पुराने संबंध फिर से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो संपत्ति क्रय कर पाएंगे, संपत्ति आज खरीद सकेंगे या उस दिशा में कम से कम आगे तो बढ़ेंगे। दिन आपका अच्छा बीतेगा। चंद्रमा की कृपा आपके साथ लगातार बनी रहेगी, लेकिन जरा सर्दी जुकाम की चपेट में आने से बचिएगा। शुभ रंग गुलाबी है आज और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो रहा है। चीजें बेहतर तो कर ले रहे हैं और चीजें बेहतर हो भी रही हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण मत खो बैठिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए, चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 89%। धनु राशि, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अपने महत्वपूर्ण निर्णय टाल देने में बुद्धिमानी है। मान सम्मान पर ध्यान दें। कुछ ऐसा ना बोल दें किसी को, या कुछ ऐसा व्यवहार ना कर दें जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़े। आज खर्चे भी काफी परेशान करने वाले हैं, तो वहीं पर खर्च करें जहां बहुत जरूरी हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों कितनी मुश्किल से निकल के आप बाहर आए हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 67%। मकर राशि, जीवन की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी। स्थान परिवर्तन के हालांकि सुंदर योग भी बने हुए हैं। दौड़ भाग थोड़ी करेंगे आप, लेकिन बखूबी अपनी हर चीज को मैनेज करेंगे, हर चीज को रास्ते पे लाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ताकत बहुत है और आज साहस भी बहुत दिखाई देगा। शुभ रंग भूरा है आज, ब्राउन है आपके पास और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन अपनी आदतों को सुधार लीजिए। ऐसी बातें क्यों बोलना जिससे दूसरों को तकलीफ हो, और आप भी वैसे हैं तो नहीं ना, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने फ्रस्ट्रेशंस को दूसरों पे ना निकालें। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 50%। मीन राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, सेहत की बिल्कुल चिंता ना करें। रिश्तों की समस्या भी दूर होगी। रिश्तों को लेके जो मुश्किलें थी, लगता है कि बस मिल बैठकर आज गले मिल लेंगे, गिले शिकवे मिटा लेंगे। शुभ रंग सफेद है आज का और क्या किस्मत है। भाग्य है आपके पास 92%। गीता जी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से। गीता जी स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने भाई की शादी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। जी नहीं, उनके डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी?
35 साल। 35। और क्या नाम है? सोनू। सोनू। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखो ऐसा है, जो इस समय का प्रश्न बनता है उसके आधार पर भी, और जो आपके भाई का नाम है, जो अंक आप बताती हैं उसके आधार पर भी विवाह में थोड़ा विलंब है अभी। या तो इसी महीने शादी हो जाए, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। ज्यादा संभावना यह है कि शादी अगले साल होगी। और चूंकि 8 का अंक आपने बोला है, जो शनि का अंक है, तो शनि की जो ऋतु होती है ना, वो शिशिर होती है। फरवरी मार्च का समय तकनीकी रूप से शनि का समय हम मान सकते हैं। उस समय में विवाह होने की संभावना बहुत प्रबल है। ऐसा लग रहा है कि उसी समय में इनकी शादी होगी। शादी किसी जानी पहचानी लड़की के साथ होगी और वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिव्या हैं ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं। दिव्या बताइए। मुझे जिससे मेरी शादी होने वाली है मेरे को उसके बारे में पूछना है। जन्म की तारीख बताइए उनकी। 1 दिसंबर 1990। 1 दिसंबर 1990। समय बताइए। उनके जन्म का समय क्या है? समय नहीं पता। समय नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। क्या नाम है उनका? हरप्रीत मेहरा। हरप्रीत मेहरा। अब पूछिए सवाल क्या है? ये पूछना है शादी मतलब हम लोग कुंडली मिल रही है कि नहीं, और जॉब लगेगी कि नहीं उसकी सरकारी। देखो पहली बात तो ये है कि केवल 1 दिसंबर 1990 जन्म के तारीख के आधार पर कुंडली बनाई नहीं जा सकती, और केवल तारीख के आधार पर कुंडली मिलाई नहीं जा सकती। इसलिए उसके लिए कम से कम जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान दोनों पक्षकारों का हो, लड़की का लड़के का, तब उस पर सूक्ष्म एनालिसिस किया जा सकता है। ऐसे कुंडली मैं कह दूं मिल रही है या ऐसे मैं कह दूं नहीं मिल रही है, वो उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, सूर्य और चंद्र लग्न से हम इनके जीवन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। सूर्य लग्न है वृश्चिक लग्न और चंद्र लग्न है मेष लग्न। दोनों राशियां जो है ना, मेष और वृश्चिक, ये दोनों ही बिल्कुल अपोजिट राशियां हैं। एक का मामला अग्नि का है मेष राशि का, और एक का मामला है जल का वृश्चिक का। तो सूर्य लग्न जल का, चंद्र लग्न अग्नि का। मुश्किल देखो ये है कि जीवन में संघर्ष बढ़ेगा जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट्स में होते हैं, तो जीवन का स्ट्रगल बढ़ना लगभग निश्चित होता है, और वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा के अपोजिट एलिमेंट में होने पे शादी के बाद ये एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि फायर को वाटर मिल जाए और वाटर को फायर मिल जाए तो मामला बिगड़ जाता है। इसलिए वो तभी बैलेंस होता है जब उनके जीवन में मेल है तो फीमेल आ जाए, फीमेल है तो मेल आ जाए, तो बैलेंसिंग हो जाता है ना। तो शादी के बाद से जीवन मुझे लगता है अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन इनका ठीक है। जो चीज इसमें थोड़ी सी दिक्कत की दिखाई दे रही है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति कमजोर होने पे डाइजेशन चौपट होता है। तो शादी के बाद इनके रूटीन को, इनके खान पान को, इनके जीवन को आप ठीक रखिएगा। वैसे मुझे मोटे तौर पे लगता यही है कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। चलते हैं अहमदाबाद और बात करते हैं अनु से। अनु बताइए। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपने ननद की बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। किसके बारे में? किसके बारे में? ननद के बेटे के बारे में। ननद के बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 1884 को हुआ है और 15 मार्च को हुआ है। 15 मार्च 84। हाँ 1884। 15 मार्च 1984। हाँ समय बताइए। समय पंडित जी 8:13 रात को हुआ है, और जी उसका जन्म बनारस में हुआ है। क्या सवाल है बहन जी, बताइए। जी पंडित जी उनका जॉब नहीं लगता। पंडित जी उनको सब बोल रहे कि खोजने कोशिश करने के लिए, तो पंडित जी कोशिश नहीं कर रहे थे। उपाय बताइए ना पंडित जी, उसका जॉब कैसे लगेगा? देखो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोशिश बिल्कुल नहीं करते। तुला लग्न की कुंडली, लग्न में शनि बैठा हुआ है, और शनि के जो मित्र प्लेनेट है सारे बड़े दूर दूर हैं, मंगल बड़ा नजदीक बैठ गया है ना। तो जीवन में कोई ऐसी मुश्किल तो है नहीं, लेकिन जो एक कोशिश करने की इच्छा होनी चाहिए कि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, ये जो सोच है ना, ये बुद्ध से आती है। बुद्धि तो बुद्ध से आती है, और बुद्ध नीच का है, छठे खाने में बैठा हुआ है। हालांकि कुंडली ये कहती है कि जुलाई अगस्त का समय जब शुक्र थोड़ा बेहतर होता है बरसात के समय में, जुलाई अगस्त में वहां इनको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। और अगर अभी से नौकरी शुरू करें तो अगले साल के जून 2017 के बाद इनका करियर बढ़िया हो जाएगा, ये संभावना दिखती है। लेकिन इस कुंडली में मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के भाग्य का पक्ष बड़ा कमजोर है। इस कुंडली में भाग्य बहुत प्रबल नहीं दिखाई देता। फिर भी 2 उपाय करने को कहते हैं ताकि इनका करियर ठीक हो पाए, एक सही तरीके से जीवन में चल पाए।
एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनाना बहुत अच्छा होगा। ये खुद करें तो बड़ी अच्छी बात है, वरना इनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति इनके लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेगा तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं रोहतक से, रवि हैं, उनसे बात करते हैं। रवि बताइए। सर मेरे को अपनी नौकरी के बारे में पता करना है। क्या पता करना चाहते हैं? कि सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो कितना टाइम लगेगा सर? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2/6/1998। और समय बताइए। समय रात का है सर, 9:30 का। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरा जन्म कलानौर का है सर। जिला क्या है? डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट रोहतक। रोहतक। अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी सर मैं कोर्स कर रहा हूँ MPSW का। देखो, कुंडली आपकी कहती है कि राजकीय सेवा मिल तो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 18 साल की कुल उम्र आपकी हो चुकी है, तो अब ज्योतिष ये कह रहा है कि 20 से 21 साल का जो समय होगा जिसमें आप चंद्रमा के प्रभाव में होंगे, मून का इंपैक्ट होगा, उस समय आपको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत है। ये नौकरी थोड़ी लोअर कैटेगरी की होगी, थोड़ा लोअर क्लास से शुरू होगी, लेकिन बहुत जल्दी तरक्की करके 32 साल तक पहुंचते पहुंचते आप नौकरी में बहुत सफलता पा लेंगे। 2 उपाय करने की आवश्यकता है आपको। एक तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा के वहीं खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। एक तांबे का कड़ा बनवा लें, थोड़ा जैसा भी चाहें, दाहिने कलाई के नाप का एक कड़ा बनवा लें तांबे का। रविवार के दिन गंगा जल से धो के दाहिनी कलाई में इसको धारण कर लें। सूर्य के एलिमेंट जब प्रबल होंगे ना तो आपकी नौकरी की स्थिति पक्की हो जाएगी। थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, आप मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन थोड़ी कमी इधर रह रही है, तो थोड़ी सी मेहनत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो बात अब करेंगे आज के शुभ पहर की, लेकिन 2 बातें उसके पहले बता दूं। हाथ में सबसे शक्तिशाली उंगली कौन सी होती है? उस उंगली का नाम है तर्जनी। इसीलिए कहते हैं, पहले कहते थे कि जब कुम्हड़े का फल हो, खेत हो, कोई फल निकल रहा हो तो तर्जनी उंगली मत दिखाओ, क्योंकि तर्जनी में ऊर्जा बहुत होती है और ये ऊर्जा उस फल और सब्जी को नष्ट कर सकती है, इसलिए इस उंगली को दिखाना मना है, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि तर्जनी उंगली से मंजन मत करिए, वरना दांत मजबूत होने के बजाय दांत झड़ जाएंगे, क्योंकि इस उंगली में इतनी ऊर्जा है ना कि आप सरदर्द के शिकार हो जाएंगे। तो अगर उंगली से मंजन करना ही है तो बीच वाली से कर लें, अनामिका से कर लें, बट तर्जनी से मंजन कभी मत करिए, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इस उंगली को दिखाने से, इस उंगली से ब्रश करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में घर में शंख ध्वनि करें, घंटी बजाएं, शुभ आवाजें निकालें। अगर आप किसी और धर्म संप्रदाय के मानने वाले हैं तो उसके हिसाब से घर में सुगंधित धूप बत्तियां जलाएं। घर को थोड़ा सा पवित्र बनाने की कोशिश करें, मंत्र जप करें, कीर्तन करें, जो भी करें। अगर घर में थोड़े ध्वनियों का प्रयोग किया जाए, साउंड्स का, पवित्र ध्वनि का प्रयोग किया जाए तो घर की हर समस्या जो आने वाली है एट प्रेजेंट में वो टल जाएगी। लेकिन ये करेंगे कब? शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।